अच्छा, इस पॉइंट तक जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जरा एड्रेस कर दूं। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर देगा चाइल्ड लेबर क्या होता है? सिर्फ 12 साल से नीचे वालों बच्चों से अगर काम कराते हैं तो फिर वो चाइल्ड लेबर में आ जाता होता है। ठीक है ना, एक सर्टेन एज के बच्चों से के बिलो बच्चों से अगर आप काम करवा रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर है। और वो उसके ऊपर चाइल्ड लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि इसको प्रोहिबिशन के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, दूसरा सवाल है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने ये एक वर्ड पढ़ा था, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। सर के हर पॉइंट पे एक्सीलेंस होनी चाहिए आपकी ना। बेसिकली आप कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस में ये है कि चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कंपनी के, तो उसमें मैनेजमेंट या बोर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करे और कमिटेड हो कि जिस भी एरिया में काम हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो। ठीक है जी। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है कि इसमें से याद क्या करना है एंड स्टफ लाइक दैट, तो द गुड न्यूज और मे बी द बैड न्यूज इज, गुड तो नहीं खैर, बैड न्यूज यही है कि ये याद करना है इसलिए क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट पे फॉर इंस्टेंस एक दफा सवाल आ गया था, उसने कहा कि बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या हैं। तो ये बेसिकली आपको ये जो ए टू जी है, ये सारे एलिमेंट्स जिसको याद थे वही अब इसको आंसर कर सकता था। तो अगर वो पूछ सकता है तो बाकी सिनेरियो जो बेस्ड तो एलिमेंट। नहीं आएगा कोई? अच्छा, सिनेरियो बेस्ड भी आ सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन सिनेरियो दे दे और उसमें से कहे कि जी इस कंपनी की कंट्रोल एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करें। ठीक है, इस कंपनी की कंट्रोल एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करें। या जैसे मैंने आपको एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर बताया था कि ये रिस्क जो अराइज हो रहे हैं, मैंने इनको लिंक करके बताया था ऑडिट रिस्क से, तो वो भी पूछा जा सकता है। सर मजा नहीं आ तो रहा फिर काम पॉकेट का। खराब है। जी, तो फिर मुश्किल होगी बहुत। चांसेस अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी देखनी है, ज्यादा चांसेस इधर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के ही हैं। लेकिन अगेन यू कैन नॉट रू, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी लेवल है ना वो 2 है। तो इस वजह से अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कैप को कि आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्यों दिया। 2 के उसके पास इस पेपर में ना मार्जिन और बहुत से एरियाज को टेस्ट करने का है, तो इस वजह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज लेस लाइकली। लेकिन मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, मैं आपको जो एक्सपेक्टेड इस पे जिस तरह का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ना उसकी भी तैयारी करवा दूंगा। और आप जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि सिनेरियो ज्यादा आसान है सॉल्व करना एज कंपेयर टू इसको मेमोराइज करना। ठीक है अच्छा जी, इसके बाद आपके पास 35 क्वेश्चन है, सारे करने पड़ेंगे। नहीं, ये एक अच्छी चीज है इसमें कि मैं जब आपको इसके पास पेपर्स पे लेके जाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो रिडंडेंट हो चुकी हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो सिलेबस में से आउट हो चुके हैं, तो वो आपको क्वेश्चंस नहीं इसके करने पड़ेंगे। और प्लस ये चैप्टर इस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में आसान है कि इधर से ज्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इवन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हैं वो भी रिलेटिवली जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर आपने ये चीजें अच्छे से मेमोराइज कर ली हैं तो आपको इसको हल करने में, पेपर सॉल्व करने में जरा ईज होगी। अच्छा जी, अब हम इसमें आगे चलते हैं। जो हमने 2 चीजें देख ली, हमने पहले देख लिया कि इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन के इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर लिया कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। जी, सिलेबस ज्यादा ही है इसका। दूसरी चीज जो हमने देख ली वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क वो हमने देख लिए कि कंपोनेंट्स क्या। अब हमने ये जो सारा कुछ पढ़ा इसकी असल तो चीज है, हम तो ऑडिट एंड एश्योरेंस का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि इसकी एक्सटर्नल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है, हाउ इज दिस रेलेवेंट टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि आइजा 315 ने क्या कहा कि ऑडिटर ने अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, और उसके लिए उसने कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है।
ये एक चीज उसमें इंक्लूडेड थी। अब कंट्रोल्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना पड़ता है? वॉक थ्रू टेस्ट। क्या परफॉर्म करना पड़ता है? वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम किसी कंपनी के ऑडिट पर जाते थे ना, तो फॉर एग्जांपल उनका जैसे सेल्स सिस्टम है या उनका परचेजेस सिस्टम है, तो हम ना कोई ट्रांजैक्शन का एक सिरा पकड़ लेते थे। फॉर एग्जांपल कोई एक परचेज ऑर्डर, उनसे कहते थे कि कोई एक परचेज ऑर्डर सैंपल बेसिस पे उठाएं और हमें पूरी ट्रांजैक्शन का वॉक थ्रू करवाएं कि एक परचेज ऑर्डर कंपनी में कैसे बनता है। तो वो बताएंगे अच्छा इससे पहले एक परचेज रिक्विजिशन आती है, इससे पहले यूजर डिपार्टमेंट की नीड को असेस किया जाता है, फिर परचेज ऑर्डर बनता है, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स अप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर वेंडर सप्लायर के पास कैसे प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एग्जांपल सेंड किया जाता है, फिर गुड्स रिसीव होते हैं तो गुड्स रिसीव नोट बनता है, डिलीवरी नोट की कॉपी रखी जाती है, कौन सी डॉक्यूमेंट किस डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है, फिर उसके बाद इनवॉइस जब आती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है परचेज की। तो एक दो ट्रांजैक्शन ना हम उठा लेते थे और उससे पूरे प्रोसेस की ना अंडरस्टैंडिंग कंफर्म कर लेते थे कि इस प्रोसेस में कौन से लोग, कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन से कंट्रोल्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं, ताकि मुझे प्रोसेस की, जो कंपनी का प्रोसेस है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट। Walkthrough involves the auditor selecting a sample of transactions and following them through the various stages in their processing in order to establish, जरा purpose पे focus कीजिएगा, in order to establish whether his understanding of the process is correct। क्योंकि देखिए एक मैनुअल, एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल क्लाइंट ने आपको दे दिया, वो पढ़ के भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन वॉक थ्रू से ना वो अंडरस्टैंडिंग सब्सटैंशिएट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। अच्छा, अब ये क्योंकि वॉक थ्रू टेस्ट है, तो बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉक थ्रू टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेम ही चीजें हो? आपके ख्याल में क्या वॉक थ्रू टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही चीज है? नहीं नहीं सर, क्या हो गया? तौबा करें फर्क आप। है, फर्क नहीं नहीं, मैं सवाल पूछ रहा था, सवाल था, क्वेश्चन मार्क था। जवाब है ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वॉक थ्रू इन्वॉल्व्स कंफर्मिंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर अपनी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग उसके थ्रू कंफर्म करे, और जब वो प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं, जब वो प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो उस प्रोसेस के अंदर उसने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ऑडिट से रेलेवेंट हैं, उनको वो क्या कर लेते हैं, उनको वो टेस्ट कर लेता है, ये देखने के लिए कि क्या वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो पास पेपर्स में एक दफा ये क्वेश्चन भी आ गया था कि जी वॉक थ्रू टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डिफरेंस बताएं। तो उस केस में ये कॉमन मिस्टेक थी कि लोग क्लियर नहीं थे। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करना वॉक थ्रू का मकसद है। वॉक थ्रू का मकसद प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करना है। ये लिख लें अपने अल्फाज में बेशक कि प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करना, उर्दू में लिखने करना वॉक थ्रू का मकसद है, और कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पर्पस है। तो अभी हम बेसिकली कवर क्या कर रहे थे कि भाई जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स की क्या रेलेवेंस है, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल्स की क्या रेलेवेंस है। तो उसमें हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल्स की रेलेवेंस इस हवाले से हमने एक सीक्वेंस से चले कि भाई आयजा 315 ने बोला कि ऑडिटर को कंट्रोल्स अंडरस्टैंड करनी है, कंट्रोल्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करनी है, और उस वॉक थ्रू टेस्ट और अपनी जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं उसकी बेसिस पे आप एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना कि उसकी बेसिस पे एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट अप्रोच का फैसला करते हैं। अच्छा, ये ऑडिट अप्रोच भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद है एक अश्योरेंस बकेट का कॉन्सेप्ट
जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ? यस सर। उस अश्योरेंस बकेट के अंदर आपको याद होगा कि हम बात करते थे एक मिक्सचर यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का। जहां पर कंट्रोल्स अफेक्टिव हो वहां पर आप ज्यादा एविडेंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हासिल कर लेती हैं और कम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करती हैं। जहां पर कंट्रोल्स अफेक्टिव ना हो वहां पर आपको प्रीडोमिनेंटली ज्यादा सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी पड़ती है, वहां पर आपको ज्यादा सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि कंट्रोल्स तो अफेक्टिव है ही नहीं। तो ये जो दो अप्रोचेस की मैंने बात की ना, इनके नाम क्या है? ये दो डिफरेंट ऑडिट अप्रोचेस हैं और डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्लाइंट एंड द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर इन दोनों अप्रोचेस में से कोई एक अप्रोच चूज करता है। एक क्या है? सिस्टम्स बेस्ड ऑडिट अप्रोच और दूसरी है ट्रांजैक्शंस बेस्ड अप्रोच। सिस्टम्स बेस्ड ऑडिट अप्रोच में क्या है? Auditor relies on the accounting systems and the related controls after testing them to ensure that transactions are properly recorded. Effectiveness of controls is a function of control design, that is their ability to prevent it a correct material misstatement, and controls implementation, मतलब एक कंट्रोल अफेक्टिव है या नहीं वो डिपेंड करता है कि उसका डिजाइन मुनासिब है या नहीं और क्या वो उस पर अमल दरामद भी हुआ या नहीं। और दूसरी बात, ऑडिट फोकसेस ऑन द सिस्टम्स प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस रादर देन ट्रांजैक्शन देमसेल्व्स। और ऐसे सिनेरियो में आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग कम करते हैं, आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग कम करनी पड़ती है। ये सिस्टम्स बेस्ड ऑडिट अप्रोच में अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो ये है कि आपकी ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलायंस होती है और कम सब्सटैंटिव टेस्टिंग होती है। मतलब अगर अश्योरेंस बकेट में यहाँ पे बना दूं तो इतनी जो है वो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल से एविडेंस पूरा हो जाएगा और बाकी इतना सा आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस बेस्ड अप्रोच है जहां पर कंट्रोल्स आपके इफेक्टिव ना हो, रिलायबल ना हो, तो वहां पर द ऑडिटर रिलाइज हेविली ऑन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो बेसिकली उस केस में सिनेरियो क्या होगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आपका खाली इतना सा एविडेंस होगा और बाकी सारी इस अश्योरेंस बकेट को भरने के लिए आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगली लाइन है वो मैंने आपके साथ कई बार पहले भी डिस्कस किया है, चैप्टर 3 में भी हमने जब आयजा 330 कवर किया था वहां पर भी देखी थी कि सम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर मैंडेटरी, लेकिन कब मैंडेटरी है? फॉर एवरी मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। हर मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लाजमी है। उसके हमने रीजनिंग भी डिस्कस की थी कि क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स एग्जिस्ट करती हैं और ऑडिटर की जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है वो भी जजमेंट बेस्ड है, तो उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को, इन दोनों मैटर्स को एड्रेस करने के लिए आयजा ने कहा कि कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लाजमन ऑडिटर ने परफॉर्म करनी। कोई शक, कोई कंफ्यूजन? सर ये सिस्टम वाला जो पॉइंट 1 है वो काइंडली फिर से बता दें। ये वाला जो द ऑडिटर रिलाइज ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड द रिलेटेड कंट्रोल्स। जी सर। ये बेसिकली जो पहला वाला पॉइंट है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो एक फॉर एग्जांपल सेल्स सिस्टम है, मैं आपको अगर एग्जांपल यूज करूं सेल्स सिस्टम की, हमने सेल्स सिस्टम में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी परफॉर्म किए और हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए। अब हमें कम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर हमने जब कंट्रोल्स टेस्ट किए ना तो हमें पता लगा कि सिस्टम में जो कंट्रोल्स हैं वो बड़ा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही हैं और कंट्रोल्स का डिजाइन भी बड़ा मुनासिब है। मतलब हर डिस्काउंट जो दिया गया है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, कस्टमर स्टेटमेंट रेकंसिलिएशन बाकायदगी से बन रही हैं। तो सिस्टम ही इतना अच्छा बना हुआ है कि ऑडिटर को खुद से मटीरियल, सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कि कंट्रोल्स ने ऑलरेडी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर लिया होगा। तो ऑडिटर को खुद से बहुत ज्यादा एफर्ट करने की थ्रू सब्सटैंटिव टेस्टिंग जरूरत नहीं है। ऑडिटर का फोकस उस सेल्स सिस्टम पे और उस सेल्स सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर होगा, क्योंकि अगर वो कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रही हैं
तो वो खुद ही इंश्योर कर लेंगे कि वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हों जो अकर हुई हैं। सीक्वेंशियल नंबरिंग याद है, कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लेगी। तो आप बेसिकली उस सेल्स सिस्टम के ऊपर और उसमें जो कंट्रोल्स प्रेजेंट है उन पर फोकस कर रहे होंगे। नहीं समझ आई? हाँ जी सर। नहीं समझ आई? नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा समझ आ गई, ओके। अच्छा जी, तो जो हमारा चैप्टर था, वापस अगर चैप्टर के टाइटल पे मैं आ जाऊं तो वो क्या था? इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग आईटी एंड आईटी ऑडिट। मैंने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ा है अगर आप देखें। पहला हिस्सा था इंटरनल कंट्रोल्स, बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, हिस्से क्या हैं, और फिर हमने देखा कि ये इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये रेलेवेंट है। और अल्टीमेटली ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रेलेवेंस देखूं तो ये ऑडिट अप्रोच डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं कि आपने ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करनी है या कम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करनी है। इसका फैसला किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली, जो वॉक थ्रूज की और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए। तो इस हवाले से बेसिकली आपके लिए ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये रेलेवेंट है। अब इसके अंदर इंक्लूडिंग आईटी जब मैंने कहा है ना, इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग आईटी, तो ये बेसिकली आईटी कंट्रोल्स आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है जो मैंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड की है, ऑफ कोर्स क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। और यहाँ पर अभी जब हम कंट्रोल एक्टिविटीज देख रहे थे तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स को, आई होप आप सबको दिख रहे हैं। ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है इसको मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा कि आगे इसके ऊपर बेसिकली जो दूसरा हिस्सा है चैप्टर का वो इसके ऊपर तफसील से हम इधर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जो इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा स्केच जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इनहेंस हो जाए। अच्छा देखिए, आईटी को यूं तो हमने कहा कि आईटी तो बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। आईटी को के बेनिफिट्स अगर मैं आपसे पूछूं, आप बता सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या आईसीटी के बेनिफिट्स क्या हैं? ये भी खूब है, इन्फिनिट बेनिफिट्स हैं। वाकई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कोई बेनिफिट्स नहीं आपको नजर आते? जी सर, इसके ये बेनिफिट्स हैं कि सर हमारे ट्रांजैक्शन यानी कि बहुत सारी यानी कि एरर के बगैर यानी कि हो जाती हैं। अगर एक मरतबा हम सिस्टम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन दे दें तो बहुत सारी हजारों ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती हैं। और दूसरा सर ये टाइम यानी कि बचाती है और कॉस्ट इफेक्टिव है। एक्सेलेंट, जबरदस्त, आई थिंक वेरी गुड। इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया बेनिफिट्स। लेकिन अभी साथ ही हमने बात की है कि हम आईटी सिस्टम्स में या आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स को स्टडी करने लगे हैं। तो कंट्रोल्स हमेशा किस चीज के अगेंस्ट होते हैं? किसी ना किसी रिस्क के अगेंस्ट। ठीक हो गई ना बात? कंट्रोल हमेशा जब भी कोई कंट्रोल बनाया जाता है तो वो किसी ना किसी रिस्क को एड्रेस कर रहा होता है। कंट्रोल जो है वो किसी ना किसी रिस्क को एड्रेस कर रहा होता है। तो इसका मतलब है आईटी से रिलेटेड भी कुछ रिस्क होंगे। फॉर एग्जाम्पल आईटी सिस्टम्स को भी ऑपरेट तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं ना, आईटी सिस्टम्स डेवलप तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं ना। तो उनको ऑपरेट करने में, उनको डेवलप करने में, फिर फॉर एग्जांपल ये जो आईटी सिस्टम्स हैं कोई नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए तो उसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। फिर इन आईटी सिस्टम्स को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उधर और मसले आ रहे हैं, साइबर क्राइम, हैकिंग, दिस एंड दैट। तो इसका मतलब है रिस्क्स भी काफी सारे हैं आईटी सिस्टम्स में। तो उन रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए, क्या चीज चाहिए? हमने हमेशा यही सबक सीखा है कि रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल्स चाहिए। तो आईटी से रिलेटेड रिस्क को एड्रेस करने के लिए कैसे कंट्रोल्स चाहिए होंगे? आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स चाहिए होंगे। अब आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स की ना 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है। आप में से जिन लोगों ने एमएफए पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं
उनको उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक उधर भी है कि आईटी कंट्रोल्स में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। एक है आपके पास जनरल कंट्रोल्स, एक है आपके पास जनरल कंट्रोल्स, और दूसरे हैं आपके पास, दूसरी कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एक है आपके पास जनरल कंट्रोल्स और दूसरे आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, अब ये जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स को मैं वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको ऑडिट रोम के रिस्पॉन्सेस समझाए थे। याद है हमने देखा था कि रिस्क जो है वो दो लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रोम है एफएस लेवल पर और एक रोम है असर्शन लेवल पर। तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए एफएस लेवल रोम को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक ओवरऑल रिस्पॉन्स था या जनरल रिस्पॉन्स था, और जो आपका असर्शन लेवल रोम है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए यू नीडेड टू हैव अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से आईटी रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए भी कुछ जनरल कंट्रोल्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं, और फिर कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर ये जो आपका मोबाइल फोन है या जो आपका लैपटॉप है, इसमें आपने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ होता है। जब तक कोई उस पासवर्ड को क्रैक नहीं करेगा वो आपके सिस्टम में एंटर नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल है जनरल कंट्रोल की। अच्छा, ये क्यों जनरल कंट्रोल की एग्जाम्पल है? क्योंकि ये आपकी जो मोबाइल फोन या लैपटॉप के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना मोबाइल फोन देखें तो उसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आपका अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल बैंकिंग की ऐप है वो अवेलेबल है। तो इस तरह मल्टीपल एप्स हैं बेसिकली जिनको वो प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हमने इस पासवर्ड को क्या कहा कि ये पासवर्ड एक जनरल कंट्रोल है। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन कंट्रोल जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर रहा होता है या उस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को सपोर्ट कर रहा होता है। वो एक स्मॉलर माइक्रो लेवल पर ऑपरेट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली जो अभी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ ये भी कवर की हुई है। हमने एग्जांपल कहां पर कवर की थी? जब हम सेल्स सिस्टम पढ़ रहे थे। तो सेल्स सिस्टम के अंदर हमने कहा कि सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल बिल्ट है कि भाई हर कस्टमर की एक क्रेडिट लिमिट असाइंड है, और अगर कोई भी ऑर्डर जो है वो उस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का होगा, जो उसको उस क्रेडिट लिमिट के बियॉन्ड ले जाए। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, करंटली उसका ओवरड्यू बैलेंस है 0, उसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, वो एक ऑर्डर प्लेस करता है 1.5 लाख रुपए का, तो सिस्टम उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा। ये वाला जो कंट्रोल है ना, इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेल्स सिस्टम के अंदर ऑर्डरिंग प्रोसेस के अंदर जो वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है उसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को डिटरमिन कर। तो ये क्या कहलाएगा? ये एप्लीकेशन कंट्रोल कहलाएगा। तो ये एक हाई लेवल हेलीकॉप्टर व्यू था कि जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। A good part about general controls or maybe a bad part is कि इसमें से प्रीडोमिनेंटली आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ही टेस्ट होंगे। वो आपसे इधर सिनेरियो जनरल कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी टू बी ऑनेस्ट विद यू तकरीबन नॉलेज बेस्ड ही होते हैं। तो इसलिए इस एरिया में से मेनली जो आपकी टेस्टिंग है वो नॉलेज बेस्ड ड्रिवन ही होती है। अब हम इसमें जो चैप्टर का दूसरा पोर्शन है उस पर मूव कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम्स। और इसमें
हमने देख लिया कि दो मेन क्लासेस हैं, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। जनरल कंट्रोल्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? policies, procedures related to many different applications to support effective functioning of application controls through continued proper IT operations। अच्छा, policies, procedures ये कोई नई बात नहीं है, हमें पहले से पता है कि कंट्रोल्स होते ही policies, procedures हैं। जनरल से क्या समझ में आया? ये रिलेट करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन से। एक पासवर्ड जो आपने विंडोज पे लगाया हुआ है वो आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस को सिक्योर कर रहे हैं, ताकि आपके जो उन एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो अफेक्टिवली काम कर रहे हो थ्रू कॉन्टिन्यूड प्रॉपर आईटी ऑपरेशंस। मिसाल के तौर पे देखें, अगर सिस्टम के अंदर आपने पासवर्ड नहीं विंडोज पे लगाया हुआ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो कस्टमर की मास्टर फाइल है उस पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो अब कोई बंदा जा करके उस मास्टर फाइल में जो कस्टमर की क्रेडिट लिमिट है वो बदल सकता है। जिसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख थी वो उसको 2 लाख कर सकता है। अब जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा 1.5 लाख का भी तो वो प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट लिमिट ज्यादा है। तो अगर आपके जनरल कंट्रोल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स की भी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसमें बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज हैं आईटीजीसी के एरियाज की और रिलेटेड कंट्रोल्स की। ये कैटेगरीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक होगी बात? अब हम लोग वापस जाकर अपना जो एथिक्स के सिनेरियोज हैं वो कवर कर लेते हैं। कोशिश करते हैं 2 सिनेरियोज कवर कर लें। जी जी, कल क्लास होगी और इंशाल्लाह कल फिजिकल क्लास ही होगी, सेम टाइम 10:15 to 2 o'clock। अच्छा जी, अब इसमें हमने कल तक की क्लास में पढ़े थे कॉम्पेंसेशन एंड इवैल्यूएशन ऑन सेलिंग नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, कि जब एक ऑडिट टीम मेंबर को की जो रेम्यूनरेशन है फर्म में वो इस चीज से लिंक कर दी जाए कि भाई आप इस ऑडिट क्लाइंट को जितनी ज्यादा नॉन ऑडिट सर्विसेज बेच सकेंगे। नॉन ऑडिट सर्विसेज क्या होती हैं? अदर देन ऑडिट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, टैक्स की सर्विसेज, वैल्यूएशन की सर्विसेज, ये सारी क्या है? ये नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं, अदर देन ऑडिट जो सर्विसेज हैं। तो उस केस में, उस सिचुएशन में आपकी बेसिकली जो कौन सा थ्रेट अराइज करता है, तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज करता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों अराइज करता है उस टीम मेंबर का? क्योंकि देखिए, अगर उसके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स ऑडिट में अच्छे ना रहे तो फिर वो क्लाइंट उस फर्म को नॉन ऑडिट सर्विसेज भी नहीं देगा। जब वो नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं देगा तो जो ऑडिटर है, वो जो टीम मेंबर है, उसकी रेम्यूनरेशन नेगेटिवली अफेक्ट होगी ना, तो उसका डायरेक्ट इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब ये थ्रेट कितना संगीन होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्पेंसेशन की कितनी परसेंटेज लिंक्ड है उन सर्विसेज के साथ, और दूसरी चीज ये कि उस इंडिविजुअल का ऑडिट टीम में कितना सीनियर या कितना जूनियर रोल है। जितना ज्यादा सीनियर रोल है उतना रिस्क ज्यादा होगा, जितनी परसेंटेज ऑफ कॉम्पेंसेशन ज्यादा है उतना रिस्क ज्यादा होगा। अब इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो आपके कोड ऑफ एथिक्स ने दी हैं वो क्या है कि की ऑडिट पार्टनर्स शैल नॉट बी इवेल्युएटेड ऑन सच बेसिस। उसने कहा कि इंगेजमेंट पार्टनर और जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उसकी कॉम्पेंसेशन, उसकी रेम्यूनरेशन को लिंक करें नॉन ऑडिट सर्विसेज की सेल से, क्योंकि ये अगर आप देखें तो बहुत सीनियर लोग हैं, तो इधर तो अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, फॉर ऑडिट टीम मेंबर्स, मतलब फॉर ऑडिट टीम मेंबर्स का मतलब है
कि ऑडिट पार्टनर्स के अलावा जो बाकी टीम मेंबर्स है, जैसे डायरेक्टर हो गए, जैसे मैनेजर्स हो गए, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, उनके लिए क्या है, उनकी भी अगर रेम्यूनरेशन लिंक्ड है तो एक डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट आप बेशक उस टीम मेंबर को रिमूव कर दें फ्रॉम द ऑडिट टीम। रिमूव नहीं करना चाहते तो उसका कॉम्पेंसेशन प्लान रिवाइज कर दें। कॉम्पेंसेशन प्लान रिवाइज करने का क्या मतलब है कि अगर पहले उसकी टोटल कॉम्पेंसेशन का 10% लिंक था, तो था नॉन ऑडिट सर्विसेज की सेल से, तो उस 10% को से 5% कर दे, ताकि उसका जो थ्रेट की सिग्निफिकेंस है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो तब भी रहेगा जब 5% है, लेकिन थ्रेट की सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो जाएगी। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट रिव्यूअर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप इधर कंसिडर करेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर चेक करे कि इस थ्रेट की वजह से उसने कहीं ऑडिट क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में जो पहला सिचुएशन है, ये हम लोग टाइम एंड अगेन डिस्कस भी करते रहे हैं कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अपने ही ऑडिट क्लाइंट को अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज सच एज प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे इनवॉइसेस प्रिपेयर करना क्लाइंट के बिहाफ पे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, या पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करना। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑडिट क्लाइंट है, उसने अपनी पेरोल जो है वो आउटसोर्स करना है, तो क्या वो क्लाइंट अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से ही वो पेरोल सर्विसेज भी ले सकता है? अब इन तमाम सिचुएशंस में कौन सा थ्रेट अराइज होता है? जो थ्रेट अराइज होता है उसका नाम क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसका नाम है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्यों? क्योंकि अगर आपने ही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो आप अपनी रिकॉर्ड की हुई ट्रांजैक्शन में से गलतियां आपको नजर भी नहीं आएंगी, और नजर आ भी गई तो आप उस गलती को कंसील करेंगे, छुपाएंगे, क्योंकि आप अपनी गलती को एडमिट नहीं करना चाह रहे होंगे। तो ये क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब इसमें एक तफरीक की है कोड ऑफ एथिक्स ने कि डिपेंड करता है कि वो जो ऑडिट क्लाइंट है वो कोई लिस्टेड कंपनी है या नॉन लिस्टेड कंपनी है। पहले अगर लिस्टेड कंपनी के लिए देखे तो कोड ने क्या कहा? उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये इस तरह की कोई भी सर्विस की इजाजत नहीं है, फुल स्टॉप, बात खत्म। बात खत्म। क्यों? इस तरह की किसी भी सर्विस की इजाजत नहीं है। अच्छा, अगर कोई नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, अगर कोई कौन सा क्लाइंट है? नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, उसमें गुंजाइश है, उसमें कोड ने गुंजाइश निकाली। और वो गुंजाइश क्या निकाली? उसने कहा कि रूटीन मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। रूटीन मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज क्या होती है? जिसमें कोई जजमेंट्स, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, 2+2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइप ट्रांजैक्शंस हैं, तो वहां पर वो सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरी चीज, यूज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर ऑडिट एंड अदर सर्विसेज। ये एक बड़ा क्लासिकल सेफ गार्ड है जो कि अप्लाई किया जाता है कि ऑडिट सर्विसेज डिफरेंट टीम प्रोवाइड करे, नॉन ऑडिट सर्विसेज डिफरेंट टीम प्रोवाइड करे। और इसको लूजली स्पीकिंग कहते हैं चाइना वॉल का कॉन्सेप्ट। इसको फर्म्स में लूजली स्पीकिंग चाइना वॉल का कॉन्सेप्ट कह रहे होते हैं कि चाइना वॉल बिल्ड कर दी के दो डिफरेंट टीम्स यूज की, तो किसी हद तक ये थ्रेट मिटिगेट हो सकता है। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को इन्वॉल्व कर लें। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि ये एरिया इतना चैलेंजिंग भी नहीं है, बहुत से सेफ गार्ड्स जो हैं वो रिपीट ही हो रही हैं, ठीक है। लेकिन लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में अगर कोई कहे कि मैं ये 3 सेफ गार्ड्स अप्लाई कर दूं, तो उसकी गुंजाइश नहीं है। लिस्टेड क्लाइंट में ममनू है, मना है, प्रोहिबिटेड है कि एक्सटर्नल ऑडिटर अपने किसी क्लाइंट को ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। इधर एक बात ब्रैकेट में लिखी हुई है, नो प्रॉब्लम इन प्रपोजिंग ऑडिट एडजस्टमेंट्स। ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है?
नो प्रॉब्लम इन प्रपोजिंग ऑडिट एडजस्टमेंट से मुराद है कि जब आप एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है और उसको कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है ना, तो वो क्लाइंट को प्रपोज करता है कि भाई आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बुक कर लें। तो यहां पर कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री प्रपोज करने से कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज नहीं होता, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो प्रपोज कर रहे कि ये एंट्री बुक कर लें। और उसके बाद भी एंट्री बुक कौन कर रहा होता है? मैनेजमेंट ही कर रही होती है, तो उसमें ये थ्रेट अराइज नहीं करता। एक सवाल है, पेरोल सर्विसेज क्या होती हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं पेरोल सर्विसेज से क्या मुराद है? अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट भी एमएफए में, आउटसोर्सिंग में खास तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेरोल सर्विसेज से मुराद है सर, इस तरह होगा कोई कंपनी किसी यानी कि बाहर की फर्म को यानी कि हायर कर ले कि यानी कि एम्प्लॉयज की, जिस तरह यानी कि एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह कैलकुलेट करना और पेरोल का जो सिस्टम है सारा वो यानी कि आउटसोर्स करना, तो उसकी सर्विसेज को सर पेरोल सर्विसेज ठीक है, ठीक है दानिश, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हैं कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट्स को? मतलब एएफएफ सपोजिडली ओजीडीसीएल का एक्सटर्नल ऑडिटर है, अब क्या वो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वैसे तो इंटरनल ऑडिट एक कंपनी का अपना डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग की भी गुंजाइश होती है। कंपनी का अपना डिपार्टमेंट होता है लेकिन आउटसोर्सिंग की भी गुंजाइश होती है। और फिर हमने ये भी देखा था कि एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के काम में काफी सिग्निफिकेंट ओवरलैप भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही फर्म आपकी एक्सटर्नल ऑडिटर भी और इंटरनल ऑडिटर भी हो? तो इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर इसमें कौन सा थ्रेट अराइज हो सकता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इसके लिए क्या चीज देखनी है कि जिन एरियाज पे इंटरनल ऑडिटर काम कर रहे हैं वो कितने मटेरियल हैं, उनमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के काम पे कितनी रिलायंस प्लेस करेगा। क्योंकि अगर वो अपने ही किए हुए काम पे रिलायंस प्लेस करेगा तो बड़ा सीरियस सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो सेफ गार्ड्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है प्रैक्टिकली, वैसे इसमें एक और चीज है कि आपने ये देखना होता है कि लॉ एंड रेगुलेशन क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रेगुलेशंस है ना, उन्होंने मना किया हुआ है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के केस में। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में गुंजाइश है। उन्होंने क्या गुंजाइश दी है? मैनेजमेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल ऑडिट के, अल्टीमेटली कंपनी की जिम्मेदारी है इंटरनल ऑडिट के लिए, बेशक वो आउटसोर्स करें। दूसरी चीज वही वाली डिफरेंट टीम्स यूज करें, एक्सटर्नल ऑडिट डिफरेंट टीम करे, इंटरनल ऑडिट डिफरेंट टीम करे। और तीसरी बात, नॉट परमिटेड फॉर लिस्टेड एंटिटीज फॉर आईसीएफआर और मटेरियल आइटम्स। आईसीएफआर का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये लिख लें, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिस्टेड कंपनी के केस में कोड ने कहा कि कोई मटेरियल आइटम्स हैं या जो कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से डायरेक्टली रेलेवेंट है, उधर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। So that's all for today. I hope this was helpful. इंशाल्लाह ताला कल फिजिकल क्लास होती है, उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।